मेरी बेटी के अंतिम संस्कार में उसके पति की प्रेमिका ने मेरे कान में झुककर जो शब्द कहे, उन्होंने मेरे कलेजे को चीर दिया था। उसने फुसफुसाकर कहा था, मैं जीत गई। उस समय चर्च में ऐसा सन्नाटा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वो सन्नाटा शांति का नहीं था, बल्कि एक ऐसे गहरे सदमे का था जिसने सबकी सांसें रोक दी थीं। मेरी बेटी एमिली कार्टर का ताबूत फूलों से ढका हुआ था और हवा उन फूलों की भारी खुशबू से भरी हुई थी। मैं खुद को बिखरने से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी चर्च के दरवाजे जोर से खुले। एथन कैल्डवेल, मेरा दामाद, वहां किसी शोक मनाने वाले की तरह नहीं, बल्कि किसी जश्न में शामिल होने के लिए आया था। उसने पूरी तरह फिटिंग का काला सूट पहना था और उसके साथ लाल रंग की तंग ड्रेस में एक कम उम्र की औरत थी। वे दोनों मुस्कुरा रहे थे। एथन ने चर्च में आकर बहुत ही बेरुखी से कहा कि ट्रैफिक बहुत खराब था, जैसे वो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में नहीं, बल्कि किसी लंच पर आया हो। लोग फुसफुसाने लगे और पादरी भी रुक गए, लेकिन एथन को किसी बात की परवाह नहीं थी। वो अपनी प्रेमिका के साथ पहली बेंच पर जाकर ऐसे बैठ गया जैसे वही उस जगह का मालिक हो। जब वो औरत मेरे पास से गुजरी, तभी उसने वो जहरीले शब्द कहे थे। मुझे अपनी बेटी के वो दिन याद आने लगे जब वो लंबी बाजू के कपड़े पहनकर मेरे पास आती थी ताकि अपने शरीर के निशान छुपा सके। वो हमेशा एथन का बचाव करती और कहती थी कि वो सिर्फ तनाव में है। उसे लगा था कि माँ बनने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उम्मीद की यही कड़वाहट उसे ले डूबी। एथन चर्च में बैठकर पादरी की बातों पर हंस रहा था और उस औरत के कंधे पर हाथ रखे हुए था। तभी चर्च के एक कोने से माइकल रीव्स खड़ा हुआ। वो एमिली का वकील था। उसने वेदी के पास जाकर घोषणा की कि दफनाने की प्रक्रिया से पहले उसे एमिली की वसीयत पढ़नी है। एथन ये सुनकर जोर से हंसा और बोला कि उसकी पत्नी के पास कुछ नहीं था, सब कुछ उसका है। लेकिन जैसे ही माइकल ने लिफाफा निकाला, एथन के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसे दुख नहीं था, उसे डर सताने लगा था। एमिली चुपचाप सहती रही थी, लेकिन उसे पता था कि वो किसके साथ रह रही है। उसने अपनी मौत से पहले कुछ ऐसा इंतजाम किया था जो उस कब्र के बंद होने से पहले सबको पता चलना जरूरी था। माइकल ने जैसे ही लिफाफे की सील तोड़ी, वो औरत जो अब तक खुद को विजेता समझ रही थी, उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वकील ने पढ़ना शुरू किया तो एथन के पैरों तले जमीन खिसक गई। एमिली ने अपनी बीमारी और एथन के व्यवहार का पूरा दस्तावेजीकरण किया था। वसीयत में साफ लिखा था कि एथन को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। एमिली ने अपनी सारी संपत्ति, जो उसने अपने नाम पर बचाकर रखी थी और जिसे एथन अपना समझता था, एक ट्रस्ट को दान कर दी थी जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करता है। इसके अलावा उस लिफाफे में कुछ ऐसी तस्वीरें और सबूत थे जो एथन के काले कारनामों और उसकी प्रेमिका के साथ उसके धोखे को सबके सामने ला सकते थे। वकील ने बताया कि एमिली ने पुलिस को भी एक बयान पहले ही भेज दिया था। जैसे जैसे वकील के शब्द चर्च में गूंज रहे थे, एथन का घमंड धूल में मिलता जा रहा था। वो औरत जिसने कुछ देर पहले मेरी जीत का दावा किया था, अब वहां से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि चर्च में मौजूद हर शख्स की नज़रों में उनके लिए नफरत थी। एथन को समझ आ गया था कि जिसे वो अपनी जीत समझ रहा था, वो दरअसल उसकी सबसे बड़ी हार की शुरुआत थी। मेरी बेटी ने मरकर भी खुद को और मुझे न्याय दिला दिया था। वो औरत अब जीत का दावा नहीं कर रही थी, बल्कि अपमान और कंगाली के उस गड्ढे में गिर रही थी जो उसने दूसरों के लिए खोदा था। उस सुबह चर्च के सन्नाटे में एक माँ का इंसाफ हुआ था। वकील माइकल रीव्स ने जब वसीयत का अगला पन्ना पलटा, तो एथन के चेहरे पर छाई वो धूर्त मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। माइकल की आवाज़ अब और भी भारी और गूंजती हुई लग रही थी। उसने पढ़ना शुरू किया कि एमिली ने न केवल अपनी संपत्ति दान की थी, बल्कि उसने पिछले 2 सालों का एक एक हिसाब रखा था। वसीयत में एमिली ने लिखा था कि उसे पता था कि एथन उसकी जान लेने की कोशिश कर सकता है या उसके मरने का इंतजार कर रहा है, ताकि वो उस आलीशान हवेली और करोड़ों के फंड पर कब्जा कर सके जो एमिली को उसके दादाजी से विरासत में मिले थे। एथन को लगा था कि शादी के कागजात उसे इन सब का मालिक बना देंगे, लेकिन एमिली ने अपनी मौत से 3 महीने पहले ही एक गुप्त ट्रस्ट बनाया था, जिसके तहत एथन का नाम पूरी तरह हटा दिया गया था। चर्च में बैठे लोग अब अपनी कुर्सियों के किनारे पर आ गए थे। एथन चिल्लाने के लिए खड़ा हुआ, ये सब झूठ है, वो पागल हो चुकी थी, ये वसीयत फर्जी है। लेकिन तभी माइकल ने अपना हाथ उठाया और उसे शांत रहने का इशारा किया। माइकल ने कहा कि एमिली ने केवल वसीयत नहीं छोड़ी थी, बल्कि उसने एक डिजिटल लॉकर की चाबी भी छोड़ी थी, जिसमें एथन की उन रातों की रिकॉर्डिंग थी जब वो शराब पीकर एमिली को डराता और धमकाता था। वकील ने चर्च में मौजूद सबको बताया कि इस वसीयत के प्रभावी होते ही एथन को उस घर से 24 घंटे के अंदर निकलना होगा और उसके पास मौजूद हर क्रेडिट कार्ड और गाड़ी को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। लाल ड्रेस वाली वो औरत जो एथन के कंधे से सटकर बैठी थी, अब धीरे धीरे उससे दूर होने लगी। उसकी आंखों में अब जीत की चमक नहीं, बल्कि खुद के सड़क पर आ जाने का डर साफ दिख रहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
माइकल ने एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला और उसे वेदी के माइक के पास रख दिया। चर्च की दीवारों पर एमिली की अपनी आवाज़ गूंज उठी। वो बहुत ही शांत और धीमी आवाज़ में कह रही थी, एथन, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम ये सोच रहे होगे कि तुम अब आज़ाद हो। तुमने और तुम्हारी इस दोस्त ने मिलकर जो योजना बनाई थी वो मुझे पहले से पता थी। तुमने मेरे खाने में जो दवाइयाँ मिलाईं, मैंने उनका सैंपल पहले ही लैब भेज दिया था। आज मेरे दफनाने के तुरंत बाद 2 पुलिस अफसर बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। यह सुनते ही एथन के चेहरे से पसीना बहने लगा। वो घबराकर पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन चर्च के पिछले दरवाजे पर पहले से ही पुलिस की वर्दी में 2 लोग खड़े थे। लाल कपड़े वाली औरत ने अपना बैग उठाया और एथन को अकेला छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वसीयत की शर्तों के अनुसार वो भी इस साजिश का हिस्सा मानी गई थी। वकील ने पढ़ना जारी रखा कि एमिली ने उस औरत के पिछले रिकॉर्ड भी निकलवा लिए थे, जिससे पता चला कि वो पहले भी कई अमीर आदमियों को इसी तरह ठग चुकी थी। चर्च में मौजूद हर शख्स की आंखों में एथन के लिए नफरत और एमिली के लिए सम्मान था। वो लड़की जिसे सब कमज़ोर समझ रहे थे, उसने अपनी मौत को एक ऐसा हथियार बना दिया था जिससे उसने अपनी जिंदगी के सभी गुनहगारों को एक साथ खत्म कर दिया। एथन अब गिड़गिड़ा रहा था। वो मेरे पैरों में आकर बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। मेरी बेटी का अंतिम संस्कार अब किसी हार का मातम नहीं था, बल्कि उसकी सबसे बड़ी जीत का गवाह बन गया था। जैसे ही ताबूत को बाहर ले जाया गया, बाहर खड़ी पुलिस ने एथन के हाथों में हथकड़ी पहना दी। वो औरत चीखती रही कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एमिली की बुद्धिमानी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो सन्नाटा जो सुबह भारी लग रहा था, अब मुझे एक सुकून भरी शांति दे रहा था, क्योंकि अब मेरी बेटी की आत्मा को सच में शांति मिलने वाली थी। एथन का वो साम्राज्य जो उसने धोखे से खड़ा किया था, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, और वो औरत जो खुद को विजेता कह रही थी, धूल में मिल चुकी थी। एथन के हाथों में जब हथकड़ी लगी तो उसकी खनक पूरे चर्च में किसी ठंडे न्याय की तरह गूंजी। वो पुलिस वालों के बीच घिरा हुआ था। उसका चेहरा जो कुछ देर पहले तक अहंकार से दमक रहा था, अब राख की तरह सफ़ेद पड़ गया था। वो चिल्ला रहा था कि ये सब एक साजिश है, लेकिन उसकी आवाज़ में अब कोई ताकत नहीं बची थी। उसके बगल में खड़ी वो औरत जो लाल कपड़ों में किसी विजयी रानी की तरह आई थी, अब अपना चेहरा बालों से छिपाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया, क्योंकि एमिली ने अपनी वसीयत के साथ जो दस्तावेज छोड़े थे, उनमें उस औरत द्वारा एमिली को भेजे गए धमकी भरे संदेशों और एथन के साथ मिलकर संपत्ति हड़पने की साजिशों के पुख्ता सबूत थे। चर्च के बाहर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग पहले एमिली के लिए दुख और दया महसूस कर रहे थे, वे अब एमिली की दूरदर्शिता और उसकी हिम्मत पर हैरान थे। माइकल रीव्स मेरे पास आए और उन्होंने एमिली का एक निजी पत्र मुझे थमाया। उन्होंने धीरे से कहा कि एमिली को पता था कि उसका समय कम है, और उसने अपनी आखिरी ऊर्जा इस बात को सुनिश्चित करने में लगा दी थी कि उसके जाने के बाद कोई और उसका नाम या उसकी यादों को मैला न कर सके। मैंने कांपते हाथों से वह पत्र खोला। उसमें एमिली ने लिखा था कि वो नहीं चाहती थी कि मैं उसे एक पीड़ित के रूप में याद रखूं। वो चाहती थी कि मैं देखूं कि कैसे उसने अपने जीवन के सबसे अंधेरे पलों में भी अपनी और मेरी गरिमा को बचाए रखा। जैसे ही एथन को पुलिस की गाड़ी में डाला जा रहा था, उसकी नज़र एक आखिरी बार मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में अब वो डर था जो उसने मेरी बेटी को दिया था। उसने मुझसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन पुलिस ने उसे धकेलकर अंदर कर दिया। वो औरत जो खुद को विजेता कह रही थी, अब सड़क पर रो रही थी, क्योंकि वकील ने स्पष्ट कर दिया था कि एथन के बैंक खाते सीज किए जा चुके हैं, और जो गहने उसने पहने थे वे भी एमिली की संपत्ति का हिस्सा थे, और उन्हें तुरंत वापस करना होगा। उसे सरेआम उन गहनों को उतारने पर मजबूर होना पड़ा जो उसने एमिली के जीते जी उसकी अलमारी से चुराए थे। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जब आगे बढ़ी तो वो सन्नाटा अब पहले जैसा दमघोटू नहीं था। जब एमिली के ताबूत को धीरे धीरे जमीन में उतारा गया तो मुझे लगा जैसे उसके साथ साथ वो सारा दर्द और अपमान भी दफन हो रहा है जो उसने पिछले कुछ सालों में सहा था। हवा अब हल्की लग रही थी और फूलों की महक तीखी नहीं बल्कि सुकून देने वाली थी। मैंने एमिली की कब्र पर एक सफ़ेद गुलाब रखा और मन ही मन उससे कहा कि वो जीत गई है। वो औरत जिसे लगा था कि उसने एक अमीर आदमी और उसका घर जीत लिया है, वो अब कानून की नज़रों में एक अपराधी थी। एथन जो खुद को कानून से ऊपर समझता था, अब एक ऐसी कोठरी की ओर जा रहा था जहां से उसकी वापसी मुमकिन नहीं थी। शाम होते होते जब सब लोग जा चुके थे, मैं अकेली उस जगह खड़ी थी। वकील माइकल ने मुझे बताया कि एमिली ने मेरे नाम पर एक ट्रस्ट फंड छोड़ा है ताकि मैं अपनी बाकी की जिंदगी बिना किसी आर्थिक चिंता के गुजार सकूं और उन बच्चों की मदद कर सकूं जिन्हें समाज ने छोड़ दिया है। एमिली ने अपनी मौत को एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बना दिया था। वो चुपचाप चली गई, लेकिन पीछे एक ऐसा शोर छोड़ गई जिसने न्याय की सोई हुई दीवारों को हिलाकर रख दिया। वो लाल ड्रेस वाली औरत और एथन अब सिर्फ एक बुरे सपने की तरह थे, जबकि मेरी बेटी एक विजेता की तरह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी थी।
उस रात पहली बार मैं बिना किसी बोझ के सोई, ये जानते हुए कि मेरी एमिली ने अपनी आखिरी जंग पूरी गरिमा और साहस के साथ जीत ली थी। दिन बीतते गए, लेकिन उस दोपहर की गूंज अभी भी शहर की हवाओं में ठहरी हुई थी। एथन और उसकी प्रेमिका के जेल जाने के बाद एमिली की हवेली, जिसे कभी दुखों का घर माना जाता था, अब एक शांत म्यूजियम जैसी लग रही थी। मैं उस घर की दहलीज पर खड़ी थी, जिसे एमिली ने बड़ी हसरत से सजाया था, पर जहां उसे सिर्फ तन्हाई और जख्म मिले थे। मैंने धीरे से भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोला। घर के अंदर एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो किसी बड़े तूफान के थम जाने के बाद आती है। हवेली के हॉल में एमिली की एक बड़ी तस्वीर लगी थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो उसकी बीमारी और एथन के जुल्मों ने छीन ली थी। मैंने घर की एक एक चीज को छुआ, हर कोना उसकी याद दिला रहा था। वकील माइकल रीव्स ने मुझे बताया था कि एमिली ने वसीयत के साथ साथ कुछ वीडियो संदेश भी छोड़े थे, जो उसने अपनी मौत से ठीक एक हफ्ते पहले रिकॉर्ड किए थे। मैंने कांपते हाथों से लाइब्रेरी में रखा वो लैपटॉप खोला। जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, एमिली का चेहरा स्क्रीन पर उभरा। वो कमजोर दिख रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में एक ऐसी ताकत थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, माँ, जब आप ये देख रही होंगी तब तक धूल जम चुकी होगी और सब अपनी अपनी सज़ा पा चुके होंगे। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि मैं हार गई, लेकिन सच यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों को एक मिशन बना लिया था। उसने वीडियो में बताया कि कैसे उसने धीरे धीरे एथन के सारे काले कारनामों के दस्तावेज इकट्ठे किए। उसने बताया कि एथन जिस कंपनी को अपनी समझता था, वो दरअसल एमिली के पैसों पे टिकी थी और उसने चुपचाप उन सारे शेयर्स को मेरे नाम कर दिया था। वीडियो देखते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एमिली ने आगे कहा, वह औरत जो आज खुद को विजेता कह रही है, उसे नहीं पता कि एथन ने उसके नाम पर कितने कर्ज ले रखे हैं। वो जिसे अपनी जीत समझ रही है, वो दरअसल एक ऐसी बर्बादी है जिसे वो ताउम्र नहीं चुका पाएगी। अगले कुछ हफ्तों में कानूनी कार्यवाही और भी तेज हो गई। कोर्ट में जब एथन को लाया गया तो उसकी वो चमक धमक पूरी तरह गायब थी। उसके कपड़े गंदे थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो बार बार मेरी ओर देख रहा था, जैसे मुझसे माफ़ी की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन मैंने अपनी नज़रें फेर लीं। वहीं उसकी प्रेमिका को जब कोर्ट ने संपत्ति हड़पने की साजिश में दोषी पाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हो गया था कि एथन ने उसे सिर्फ एक मोहरा बनाया था और अब वो सड़क पर आ चुकी थी। मैंने तय किया कि मैं उस हवेली में नहीं रहूंगी। एमिली की इच्छा के अनुसार मैंने उस आलीशान घर को एमिली की पनाह नाम के एक शेल्टर होम में बदल दिया। ये उन महिलाओं के लिए था जो अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं थीं। जिस कमरे में एमिली कभी डर के मारे छिपती थी, अब वहां छोटी बच्चियों की खिलखिलाहट गूंजने लगी थी। वकील माइकल अक्सर मुझसे मिलने आते। एक शाम उन्होंने मुझे बताया कि एथन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। उस रात मैं एमिली की कब्र पर गई। सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई थी। मैंने पत्थर पर हाथ रखा और महसूस किया कि अब सच में सब कुछ शांत है। वो औरत जो कभी मेरे कान में मैं जीत गई कहकर गई थी, आज गुमनामी और सलाखों के पीछे अपनी हार का मातम मना रही थी। और मेरी बेटी, जिसने दुनिया की नज़रों में सब कुछ खो दिया था, आज लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बनकर अमर हो गई थी। हवा ने धीरे से मेरे बालों को छुआ, जैसे एमिली मुझे बता रही हो कि वो अब सच में आज़ाद है। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन एमिली की यादों की खुशबू उस शेल्टर होम की दीवारों में आज भी रची बसी थी। एथन को सजा हुए अब कई महीने बीत चुके थे। एक सुबह जब मैं एमिली की पनाह के बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी, तभी वकील माइकल रीव्स एक पुरानी फाइल लेकर मेरे पास आए। उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने धीरे से कहा कि पुलिस को एथन के पुराने दफ्तर की तलाशी के दौरान एक ऐसी चीज़ मिली है जो शायद एमिली के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य थी। माइकल ने फाइल से एक लिफाफा निकाला। ये एमिली का एक पुराना बैंक लॉकर था, जिसकी जानकारी उसने वसीयत में भी नहीं दी थी। जब हमने उस लॉकर को खोला तो उसके अंदर से कुछ पुरानी डायरियां और एक छोटा सा चांदी का लॉकेट निकला। उन डायरियों के पन्नों को पलटते हुए मेरी रूह कांप गई। एमिली ने उनमें उन रातों का जिक्र किया था जब वो जागकर अपनी किस्मत पर रोती थी, लेकिन साथ ही उसने एक ऐसी योजना का भी खाका खींचा था जो केवल एथन को जेल भेजने तक सीमित नहीं थी। डायरी के आखिरी पन्नों में उसने लिखा था कि एथन ने सालों पहले मेरी संपत्ति और मेरे परिवार के मान सम्मान को चोट पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला किया था। एमिली को ये बात पता चल गई थी और उसने चुपचाप उन सारे सबूतों को इकट्ठा किया जो एथन के साथ साथ शहर के कई बड़े भ्रष्ट चेहरों को भी बेनकाब कर सकते थे। वो औरत जो एथन की प्रेमिका बनकर अंतिम संस्कार में आई थी, दरअसल उस घोटाले के मुख्य सरगना की बेटी थी। वो जीत का दावा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे लगा था कि एमिली की मौत के साथ ही वे सारे दस्तावेज भी दफन हो गए जो उसके पिता को तबाह कर सकते थे। लेकिन मेरी बेटी एमिली उनसे कहीं ज्यादा समझदार निकली।
उसने उन दस्तावेजों की प्रतियां एक ऐसी जगह छुपा रखी थीं जहां किसी की नज़र नहीं जा सकती थी। वो जगह थी मेरे पुराने पुश्तैनी घर की वो छोटी सी संदूक जिसे मैं सालों से बंद रखे हुए थी। जब मैं उस घर पहुंची और उस संदूक को खोला तो मुझे वो सब कुछ मिल गया जिसकी मदद से एथन का पूरा साम्राज्य हमेशा के लिए ढह सकता था। जैसे जैसे मैं उन कागजों को कानून के हवाले करती गई, शहर के बड़े बड़े रसूखदार लोग सलाखों के पीछे पहुंचने लगे। वो लाल कपड़े वाली औरत जिसे लगा था कि वो बच जाएगी, अब अपने पिता के साथ जेल की कालकोठरी में बंद थी। उसका अहंकार अब आंसुओं में बदल चुका था। जिस जीत का उसने गुमान किया था वो दरअसल उसके पूरे खानदान की तबाही की दस्तक थी। अब शाम ढल रही थी। मैं अपनी खिड़की के पास बैठी दूर क्षितिज को देख रही थी। एमिली ने सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि उसने उन सभी ताकतों को धूल चटा दी थी जिन्होंने हमारे परिवार को कभी कमजोर समझा था। अब मुझे समझ आया कि उसने अंतिम संस्कार के दिन वकील को खड़ा होने के लिए क्यों कहा था। वो चाहती थी कि उसकी मौत एक न्याय की मशाल बने। वो सन्नाटा जो कभी मुझे डराता था, अब मेरा सबसे अच्छा साथी बन गया था। मैंने महसूस किया कि एमिली आज भी मेरे आसपास है, उसकी हंसी हवाओं में घुली हुई है। वो जीत गई थी और इस बार उसकी जीत का गवाह सिर्फ मैं नहीं, बल्कि पूरा शहर था। मैंने धीरे से अपनी आंखें मूंद लीं और एक लंबी, सुकून भरी सांस ली। मेरी बेटी की कहानी अब दर्द की नहीं, बल्कि एक ऐसी गौरवगाथा बन चुकी थी जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। शहर के उस बड़े घोटाले के खुलासे के बाद जब धूल जमी तो मुझे लगा कि अब शायद जिंदगी के साधारण घरेलू दिन वापस लौट आएंगे। लेकिन एमिली की विरासत सिर्फ पैसों या कानूनी जीत तक सीमित नहीं थी। उसने मुझे एक ऐसा मकसद दे दिया था जो अब मेरे जीने का सहारा बन चुका था। एमिली की पनाह अब सिर्फ एक शेल्टर होम नहीं रहा था, बल्कि वो उन औरतों के लिए एक मंदिर बन गया था जो हर दिन अपने ही घरों में घुट घुट कर जीती थीं। मैं अक्सर वहाँ की महिलाओं के साथ बैठती और उनकी कहानियाँ सुनती। वे कहानियाँ एमिली की कहानी से अलग नहीं थीं। किसी का पति शराब पीकर मारपीट करता था तो किसी को दहेज के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। एक दोपहर शेल्टर के बरामदे में बैठी मैं एक छोटी बच्ची को कहानी सुना रही थी, तभी एक औरत वहां आई। उसके चेहरे पर ठीक वही नीले निशान थे जो कभी एमिली अपनी लंबी आस्तीन के कपड़ों के पीछे छिपाया करती थी। उसे देखकर मेरा कलेजा कांप गया। उसने कांपती आवाज में मुझसे पूछा, क्या यहाँ सच में सुरक्षा मिलती है? मैंने उसका हाथ थामा और उसे अंदर ले गई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि एथन जैसे लोग सिर्फ एक नहीं हैं, वे हमारे समाज की परतों में हर जगह छिपे हुए हैं। एमिली ने अपनी मौत से जो रास्ता खोला था, उस पर चलकर अब मुझे ऐसी हजारों औरतों की लड़ाई लड़नी थी। घर के मोर्चे पर भी चीजें बदल रही थीं। वकील माइकल अब सिर्फ कानूनी सलाहकार नहीं, बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह हो गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि जेल के अंदर एथन की हालत बहुत खराब है। उसे अपनी करनी पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो इस बात से पागल हो रहा था कि एक कमजोर औरत ने उसे कैसे धूल चटा दी। वो औरत जो लाल ड्रेस पहनकर आई थी अब जेल में मजदूरी कर रही थी। जिस हाथ में कभी हीरे की अंगूठियां चमकती थीं, अब वे ईंटें उठाने के काम आ रहे थे। ये देखकर मुझे एक कड़वा संतोष मिला कि कुदरत अपना हिसाब कितनी बारीकी से करती है। धीरे धीरे मैंने एमिली की उस डायरी के सुझावों पर अमल करना शुरू किया। उसने लिखा था कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मैंने शेल्टर होम के पीछे की खाली जमीन पर एक छोटा सा सिलाई और कढ़ाई का केंद्र शुरू किया। वहां की महिलाएं अब अपने हाथों से कपड़े बनाती और उन्हें बाजार में बेचतीं। जब पहली बार उन महिलाओं के हाथों में उनकी मेहनत की कमाई आई तो उनकी आंखों में जो चमक थी, उसने मुझे एमिली की उस मुस्कान की याद दिला दी जो वो कभी अपनी आज़ादी के लिए तरसते हुए चाहती थी। रात के सन्नाटे में जब मैं अपने पुराने घर की रसोई में चाय बनाती तो मुझे एमिली की मौजूदगी महसूस होती। वो सन्नाटा अब डरावना नहीं था। अब मुझे समझ आया कि जीत का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को उस अंधेरे से बाहर निकालना होता है। एमिली ने अपनी जान देकर हजारों जिंदगियों को रोशनी दी थी। वो औरत जिसने कहा था मैं जीत गई, वो आज इतिहास का एक धूल भरा पन्ना बन चुकी थी, जबकि मेरी एमिली हर उस औरत की आवाज में जिंदा थी जो अब सर उठाकर जीना सीख रही थी। कहानी का ये अंतिम पड़ाव मुझे एक गहरी शांति दे गया। मैंने खिड़की से बाहर चमकते हुए चांद को देखा और महसूस किया कि न्याय भले ही देर से मिले, लेकिन जब वो आता है तो सब कुछ साफ कर देता है। एमिली की पनाह की दीवारें अब मजबूत थीं और उन दीवारों के भीतर अब कोई डर नहीं बल्कि उम्मीद बसती थी। मैंने अपने मन के बोझ को हमेशा के लिए उतार दिया और अपनी बेटी की तस्वीर के सामने एक दिया जलाकर कहा, अब तुम आराम करो बेटा, तुम्हारी जंग अब मेरी जंग है और हमने इसे जीत लिया है। इसी सुकून के साथ मैंने अपनी जिंदगी के उस सबसे दर्दनाक अध्याय को बंद किया और एक नई गरिमापूर्ण सुबह की ओर कदम बढ़ा दिए। अब न कोई पछतावा था, न कोई डर, बस एक अटूट विश्वास था कि सच्चाई की कभी हार नहीं होती। शेल्टर होम के आंगन में अब शाम की ठंडी हवाएं चलने लगी थीं।
मैंने देखा कि वे औरतें, जो कभी सिर झुकाकर चलती थीं, अब एक दूसरे का हाथ थामे अपनी नई जिंदगी के सपने बुन रही हैं। एमिली की उन डायरियों ने मुझे सिखाया कि अन्याय सहना उसे बढ़ावा देने जैसा है। एथन और उसकी प्रेमिका का जो अंजाम हुआ, वो इस बात का सबूत था कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। वो औरत जिसने मेरी बेटी के अंतिम संस्कार को अपनी जीत का मंच बनाना चाहा था, आज गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो चुकी थी। उसका वो मैं जीत गई कहना दरअसल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का आगाज था। जैसे जैसे वक्त गुजरा मुझे समझ आया कि न्याय सिर्फ अदालत के कमरों में नहीं मिलता, बल्कि उस सुकून में मिलता है जो किसी की जान बचाकर या किसी की आंखों के आंसू पोंछकर हासिल होता है। एमिली ने अपनी मौत से एक ऐसी मशाल जलाई थी जिसकी रोशनी अब कभी कम नहीं होगी। मैंने अपने घर की बालकनी से ढलते हुए सूरज को देखा और पहली बार महसूस किया कि मेरा दिल भारी नहीं है। आज मेरी बेटी की रूह सच में आज़ाद थी और उसके साथ साथ मैं भी उस नफरत और दर्द से आज़ाद हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक माँ के इंतकाम की नहीं है, बल्कि उस साहस की है जो हार मान लेने के बजाय आखिरी सांस तक सच के साथ खड़े रहने की ताकत देता है। जिंदगी चाहे जितने भी कठिन इम्तिहान ले, अगर आप में अपनी सच्चाई पर अडिग रहने का हौसला है तो जीत आपकी ही होगी। एमिली की यादें अब मेरे लिए दुख का कारण नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई हैं। इसी विश्वास के साथ मैंने अपने जीवन के उस काले अध्याय को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और न्याय की इस नई सुबह को गले लगा लिया। अगर आपको एमिली के साहस और न्याय की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सदस्यता लें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके सहयोग से ही हम ऐसी और भी प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचा सकते हैं। भविष्य में ऐसी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।